वेरी गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर, यस सर। ओके। तो गाइस आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरएसआई इंडिकेटर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आरएसआई के बारे में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि यह इंडिकेटर क्या है, यह इंडिकेटर का मतलब क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीवेब समझ में आ गया था प्रॉपर तरीके से? हाँ। ओके, एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। बोला सर, मेरे को कॉल नहीं दे रहा। तो गाइज आज का जो अपना टॉपिक है वो आरएसआई है। आरएसआई मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे दोस्तों अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई एक जो है वो मोमेंटम ऑसिलेटर होता है। यानी कि आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है जो 0 से 100 तक में मूव करता है। यानी कि यह एक प्रकार का मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से 100 तक मूव करता है। और इसी से हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस लेवल पे यह ऑसिलेटर है, तो उसका मतलब क्या होगा, बाय का सिग्नल कब होगा, कब सेल का सिग्नल होगा। इन्हीं सभी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर होता है वह 0 से लेके 100 की रेंज में मूव करता है। तो दोस्तों 0 से 100 के बीच में मूव करता है, तो इसका मतलब क्या है और इस इंडिकेटर का यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो है वो इस इंडिकेटर के माध्यम से यानी कि आरएसआई इंडिकेटर के माध्यम से हम मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसके हेल्प से हम मार्केट के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह जो आरएसआई इंडिकेटर होता है यह आपको बाय और सेल का भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। इस इंडिकेटर का यूज करके हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं। यानी इस इंडिकेटर का यूज करके आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक लिहाज से यह इंडिकेटर काफी यूजफुल माना जाता है और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे सिग्नल निकल के आते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर, आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 0 से 100 और यहाँ पे नीचे आरएसआई का फार्मूला दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे आरएसआई का जो फार्मूला दिया हुआ है वो 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 + RS। देखेंगे यहाँ पे जो RS की वैल्यू है वह दिया हुआ है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। दोस्तों आप यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, द आरएसआई इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एवरेज गेन ऑफ सिक्योरिटी टू इट्स एवरेज लॉस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी सिक्योरिटी में यानी कि स्टॉक में कितना गेन हुआ है और कितना लॉस हुआ है, उसका जब हम एवरेज निकाल के और इस फार्मूले में रखते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे आरएसआई बोलते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा?
कि किसी स्पेसिफिक टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लीजिए कि 14 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, इस तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम के फ्रेम में हम उसका एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकाल के और उसका रेशियो निकालते हैं, जिससे उस रेशियो को आरएस बोलते हैं, और उस रेशियो को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं आरएसआई। यहाँ पे आपको हम एक फार्मूला के माध्यम से और यहाँ पे कैलकुलेट करके हम समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो आरएसआई है वो हमें किस तरह से निकालना है, यहाँ पे आपको ये चीज बताया जाएगा। तो मानिए कि आपके सामने कोई एक स्टॉक है, एबीसीडी मान लीजिए, बट एबीसीडी आपके सामने एक स्टॉक है जिसका शेयर का प्राइस फर्स्ट डे है 14, यहाँ पे 100 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो आरएसआई निकलता है, आरएसआई अलग अलग दिन के हिसाब से निकलता है, और जो मोस्टली इंट्राडे और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, वह 14 डेज का एवरेज गेन और एवरेज एवरेज लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आरएसआई जो होता है वह 14 डेज बेस मान के प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि मोस्टली 14 डेज को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग हमने 14 डेज का यहाँ पे डाटा लिया हुआ है। अब इस डाटा से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट डे इस शेयर का प्राइस है वो 100 है, यानी कि फर्स्ट डे जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 100 है। यहाँ पे गेन पॉइंट 0.00 है। लेकिन दूसरे दिन इस शेयर में इसका जो शेयर का भाव है वो बढ़ के 103 रुपए हो गया। दोस्तों जब इस शेयर का भाव बढ़ के 103 रुपए हो गया, तो उस कंडीशन से कितने का गेन हो रहा है, 3 रुपए का यहाँ पे गेन मिल रहा है। और वहां पे लॉस हो गया। किसी का अगर माइक ओपन है तो वो म्यूट कर दें, फिर जब आपको क्वेरी पूछना हो तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप थर्ड डे देखेंगे कि थर्ड डे क्या हो रहा है, इसके जो शेयर का प्राइस है वह घट के क्या हो गया, 101 रुपए। यानी कि इस सर आप कर दो ऑफ, होस्ट भी कर सकते हैं ना सारे ऑफ हाँ माइक। हाँ जी सर, कर दें। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड डे पे यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 2 पॉइंट का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। यानी कि थर्ड डे यहाँ पे लॉस 2 पॉइंट्स का हो रहा है। फिर आप फोर्थ डे देखेंगे, ये जो शेयर का प्राइस है घट के कितना हो रहा है, 98 रुपए हो गया। तो 98 हुआ, यानी कि 100 से 98 आया, यानी कि कितने पॉइंट का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, 3 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिल रहा है। इसको आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा ताकि फार्मूला में कैसे फिट करना है ये चीज आप समझ जाए, और प्रॉपर आरएसआई क्या होता है ये समझना जरूरी है आपको। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि फिफ्थ डे आता है, और फिफ्थ डे इसका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ के 100 रुपए हो जाता है। यानी कि फिफ्थ डे इसमें जो गेन पॉइंट है वो 2 पॉइंट है, यानी 98 से बढ़ के 100 हो गया। फिर आप देखेंगे कि छठवें दिन इसके शेयर का प्राइस बढ़ के 102 रुपए हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट का गेन हो जाता है। फिर आप देखेंगे सातवें दिन यहाँ पे इसका शेयर का प्राइस 103 रुपए हो जाता है, यानी यहाँ पे 1 पॉइंट का गेन हो रहा है। फिर आठवें दिन देखेंगे इसका प्राइस 104 रुपए हो जाता है, यहाँ पे गेन पॉइंट 1 आ रहा है। फिर इसके बाद यह फिर से घट के 103 रुपए हो जाता है नौवें दिन, और आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉस पॉइंट में यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद देखेंगे ये घट के क्या हो रहा है, 102 रुपए हो रहा है, और 102 रुपए हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर से लॉस पॉइंट में कितना आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये बढ़ के कितना हो रहा है, 104 रुपए हो गया, यानी कि गेन पॉइंट में यहाँ पे कितना हो गया, 2 पॉइंट आ रहा है गेन पॉइंट में। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 105 रुपए हुआ, फिर से यहाँ पे गेन पॉइंट में 1 आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे गेन पॉइंट में फिर से 1 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि 106 रुपए हुआ, 106 रुपए में भी गेन पॉइंट 1 हुआ। फिर आप देखेंगे कि 14वें दिन इसको इसका शेयर का प्राइस 107 रुपए हुआ, उस कंडीशंस में इसमें गेन पॉइंट 1 हुआ। अब आपको क्या करना है, टोटल गेन और टोटल जो लॉस पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड डे यानी कि 3 पॉइंट ये, फिर इसके बाद
एक 2 पॉइंट ये, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 9 2 11, 12 13 14। आप देखेंगे यहाँ पे जो गेन पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट जो गेन का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14, 14 पॉइंट गेन में आ रहा है। और इसके बाद आप लॉस पॉइंट देखेंगे तो 2 3 2 5 6 7, यानी कि 7 पॉइंट यहाँ पे लॉस में आ रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें उस फार्मूले में ये गेन जो पॉइंट है उसको और लॉस पॉइंट को रख देना है। अब आप देखेंगे ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, RSI इज इक्वल टू है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज गेन पॉइंट कितना आ रहा था, 14, और लॉस पॉइंट आ रहा था 7। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटर करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 माइनस 33.33 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 को इस पॉइंट से माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 66.66 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके RSI की जो वैल्यू है वह आ जाएगी 66.66। यानी कि इस तरह से आप RSI को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि RSI की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फार्मूले में ये वैल्यू रखने के बाद जो RSI आया वो 66.66 आ गया। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि ओवरऑल अपने दिमाग में रखना है कि 14 दिन का इसमें डेटा उठाते हैं और 14 दिन का डेटा उठा के और उसमें देखते हैं कि 14 दिन में किस दिन इस शेयर को कितना प्रॉफिट आया और कितना नुकसान हुआ। तो वो 14 दिन का अलग अलग लिख लेते हैं और उसका एक एवरेज गेन और एवरेज लॉस पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इस फार्मूले में रख देते हैं तो आपके RSI की वैल्यू आ जाती है। तो आपको ये दिमाग में रख लेना है कि आपको RSI किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये जरूर आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि RSI हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया कैलकुलेशन RSI का सभी को? सुदेश जी आपको समझ में आ गया है यस सर, RSI? यस सर, यस सर। ईश्वर सोलंकी जी आपको समझ में आ गया है? शायद म्यूट है आपका। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम ये थोड़ा सा कंडीशंस के साथ समझते हैं, इसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे व्हेन प्राइस एंड RSI बोथ मूविंग टू द पॉजिटिव साइड, जब RSI और प्राइस अगर दोनों पॉजिटिव साइड मूव करते हैं तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव मोमेंटम। आपको ये ध्यान रखना है कि जब RSI और प्राइस दोनों पॉजिटिव साइड मूव करेंगे तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे सेकंड अगर आप पॉइंट देखें, व्हेन प्राइस मूविंग टू द पॉजिटिव साइड एंड RSI डाउन साइड, जब प्राइस पॉजिटिव साइड में मूव करे और RSI डाउन साइड में मूव करे तो उसे बोला जाता है फॉल्स मोमेंटम। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉल्स मोमेंटम का भी यूज करके ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप थर्ड देखेंगे कि व्हेन प्राइस एंड RSI बोथ मूविंग टू द डाउन साइड, जब प्राइस और RSI दोनों डाउन साइड में मूव करेंगे तो उस कंडीशंस में डाउनवर्ड या निगेटिव मोमेंटम बोला जाता है, यानी कि डाउनवर्ड या निगेटिव मोमेंटम उसको आप मान सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि फोर्थ यहाँ पे देखेंगे व्हेन प्राइस मूव टू द डाउन साइड एंड RSI मूव टू द पॉजिटिव साइड, तो फिर यह फॉल्स मोमेंटम हो जाता है। यानी कि दोस्तों आपको ये दिमाग में रखना है कि जब RSI और प्राइस दोनों पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो उस कंडीशंस को बोला जाएगा पॉजिटिव मोमेंटम। जब RSI और प्राइस दोनों निगेटिव साइड में जाएंगे तो उसे बोला जाएगा निगेटिव या डाउनवर्ड मोमेंटम। लेकिन अगर RSI और प्राइस दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं एक दूसरे के तो उसे फॉल्स मोमेंटम बोला जाता है। भले ही प्राइस ऊपर जा रहा हो या RSI नीचे जा रहा हो या कि RSI ऊपर जा रहा हो प्राइस नीचे जा रहा हो, बोथ कंडीशंस में
यहाँ पे आरएसआई को फाल्स मोमेंटम बोला जाता है। यानी कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसे पॉजिटिव ऊपर साइड अगर जा रहा है और नीचे साइड जा रहा है नेगेटिव, अगर दोनों अपोजिट हैं चाहे वो ऊपर या नीचे हो, उसे फाल्स मोमेंटम बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस कंडीशंस को जरूर दिमाग में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको आज की डेट में जो आरएसआई होता है, आरएसआई 3 प्रकार का होता है, लेकिन आज हम बेसिक आरएसआई पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम आपको बेसिक आरएसआई के बारे में बताएंगे कि बेसिक आरएसआई क्या होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, जिन लोगों के पास ये आरएसआई का इंडिकेटर सेट करने के लिए नहीं है तो वो ट्रेडिंग व्यू के साइट पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको यहाँ पे निफ्टी को सर्च करना होगा। आप यहाँ पे निफ्टी सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे निफ्टी सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे आरएसआई आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसको आप सेट कर लेंगे तो इस तरह से नीचे आपके सामने चार्ट बन के ये आ जाएगा। आरएसआई का चार्ट आपको दिख जाएगा, ऊपर साइड प्राइस दिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझना है, जैसे कि हम आपको बेसिक में ले चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओल्ड आरएसआई है, ओल्ड आरएसआई के हिसाब से ये जो 50 होता है या मतलब मध्य लाइन है, अगर 50 के ऊपर अगर आरएसआई 50 के एबव होता है तो उसे मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, अगर उसकी वैल्यू आरएसआई यानी 50 के ऊपर होता है तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में माना जाता है, और 50 के नीचे होता है तो उसे निगेटिव डायरेक्शन में माना जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आरएसआई की वैल्यू घट के 30 आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू घट के 30 आ जाती है तो उसे ओवर सोल्ड जोन बोला जाता है। यानी कि दोस्तों ओवर सोल्ड जोन बोला जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, ओवर सोल्ड जोन में यहाँ पे खरीदारी करते हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि शेयर अब ओवर सोल्ड हो चुका है और यहाँ से बढ़ेगा, इसलिए इस रेंज में खरीदारी की जाती है। और आप देखेंगे कि अगर आरएसआई का जो ये वैल्यू है वो बढ़ के 70 आ जाता है तो उसे ओवरबॉट जोन बोला जाता है। यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ओल्ड आरएसआई था, यहाँ पे अगर आरएसआई की वैल्यू 50 के एबव मूव करती है तो उसे पॉजिटिव ट्रेंड बोला जाता है, यानी कि खरीदारी के संकेत होते हैं, बाय के सिग्नल्स होते हैं। अगर यही आरएसआई की जो वैल्यू है वो घट के 50 के नीचे आ जाए तो उसे बोला जाता है निगेटिव ट्रेंड, यानी कि मार्केट निगेटिव जाने के संकेत माने जाते हैं। और अगर आरएसआई घट के 30 आ जाए तो उसे ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं, और 70 आ जाए तो उसे ओवरबॉट जोन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो ओल्ड आरएसआई है, और अभी ना तो यह ओवरबॉट जोन काम करता है, ना यह ओवरसोल्ड जोन काम करता है, और ना ही यह 50 जो लाइन है ये भी काम नहीं करता है। अभी जो है वो मॉडिफाइड आरएसआई आ गया है। तो यानी कि आपके दिमाग में ये रखना है कि ये ओल्ड आरएसआई था, अभी जो न्यू आरएसआई है वो मॉडिफाइड आरएसआई है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये यहाँ पे जाएंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस सेटिंग पे आपको जाना है। यहां पे आपको जाना है और आप देखेंगे कि आरएसआई अपर बैंड, आरएसआई अपर बैंड में यहां पे आपको 80 कर देना है, और लोअर बैंड में क्या करना है 20। आप देखेंगे अपर बैंड में 80 कर देना है, लोअर बैंड में 20 कर देना है, और अपर बैंड का जो कलर है वह हमें ग्रीन कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक डॉटेड लाइन है, हम थोड़ी सी मोटी लाइन कर देंगे। इसके बाद आप लोअर बैंड देखेंगे, यहाँ पे हम रेड कर देंगे, और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन है, हम उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब गाइज आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको एक अलग ही सिग्नल दिख रहा है। ये एक रेंज बन गई, ये 80 की और ये 20 की, और यहाँ पे 50 की लाइन है। अब आपको दो लाइन और यहाँ पे ड्रा करना होगा, इसको आप ड्रा कर लीजिए, फिर हम इसका मतलब आपको बताते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है 60 पे, ये एक लाइन यहाँ पे आप 60 पे ड्रॉ कर लीजिए, और दूसरी लाइन 40 पे।
अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये 20 हो गई, 40 हो गया, 60 हो गया और 80। अब इसका आपको मतलब समझना है दोस्तों। पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि जब प्राइस क्या होता था, 50 के ऊपर होता था तो उसे पॉजिटिव ट्रेंड मानते थे, 50 के नीचे होता था उसे निगेटिव ट्रेंड मानते थे। लेकिन जब मॉडिफाइड आरएसआई आया, क्योंकि वह आरएसआई ओल्ड था, लगभग वह 1986 वगैरह में यूज होता था, यानी कि काफी पहले वह आरएसआई यूज होता था, लेकिन वह आरएसआई अब काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मॉडिफाइड आरएसआई बनाया गया। दोस्तों आप देखेंगे कि यह 40 से एक 60 की रेंज ली गई है। आप यहाँ पे ये जो लाइन है वो आपको 60 में ही ड्रा करना है। तो जब मार्केट इसके बीच यानी कि 40 से 60 के बीच में होता है तो इसे साइडवेज या आपका साइडवेज मोमेंटम बोला जाता है, यानी कि कंसोल या इस रेंज में मार्केट जो है वो बड़ा मूवमेंट नहीं देता। तो जो अगर 40 से 60 के बीच में मार्केट है तो उसे साइडवेज मार्केट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस जब तक 40 से 60 के बीच में हो तो उस कंडीशंस में हमें एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आज की डेट में अगर आप आज का डेटा इसमें देखें, अपन समझ लेते हैं एक बार 5 मिनट का डेटा यहाँ पे आरएसआई में देख के। आज की डेट में अगर आप देखें तो लगभग जो आरएसआई है, ये निफ्टी का आप देखेंगे आरएसआई, तो ये क्या है एक रेंज में, यानी कि ये अगर आप टाइम देखें तो लगभग 10:25 के आसपास थोड़ा सा ये आरएसआई को ब्रेक किया, उसके बाद यह प्राइस नीचे आया। और आप देखेंगे कि यहां से अगर आप कंटिन्यू ले लें 11:55 के बाद, तो जो यह निफ्टी का आरएसआई है वह केवल एक ही रेंज में मूव करता रहा, यानी कि 60 से 40 के बीच में मूव करता रहा। इसका मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज है, यानी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा और प्रीमियम का डीके हो जाएगा। तो आप इस रेंज को अगर कभी भी आरएसआई इसी रेंज में मूव कर रहा है तो उसे आप साइडवेज मार्केट मान सकते हैं, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं आता। लेकिन दोस्तों अगर 60 के ऊपर, यानी कि यह आरएसआई अगर 60 के लेवल को ब्रेक करके और ऊपर जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है, यानी कि आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं अगर यह 60 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है। और अगर वहीं पे अगर ये 40 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद नीचे जाता है तो उसे निगेटिव ट्रेंड माना जाता है। जैसा कि आप जो ओल्ड आरएसआई था उसमें 50 के ऊपर पॉजिटिव और 50 के नीचे निगेटिव, लेकिन मॉडिफाइड आरएसआई में यह चेंजेस हुआ कि 40 से 60 के बीच में साइडवेज मार्केट होता है और 40 के नीचे निगेटिव और 60 के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों अगर इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते और अगर आरएसआई 80 हो जाए तो उसे ओवरबॉट जोन बोला जाता है। और ओवरबॉट जोन में हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम खरीदारी ना करें। अगर वहां पे हम सेल करके पोजीशन चलें नहीं चलें वो अलग मैटर है, लेकिन हमें यह कोशिश करना चाहिए कि उस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरबॉट जोन में आप खरीदारी करते हैं तो वहां से मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम खरीदारी करें तो लगभग आरएसआई 60 हो या तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो, तब हम खरीदारी करें। अगर हम ओवरबॉट जोन में खरीदारी करेंगे तो वहां से मार्केट में हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन उस लेवल में कंसोलिडेट करे, लेकिन वहां से करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। और अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे तो आप वहां पे फंसने के आपके चांसेस जरूर रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस, और दोस्तों जो मैं ये रेंज आपको बता रहा हूं, जैसे निफ्टी आज इस रेंज में है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे आपने ट्रेड अवॉइड कर दिया। लेकिन ये जो आपको मॉडिफाइड आरएसआई है जो 60 के ऊपर बाय और 40 के नीचे सेल है, अगर आप स्टॉक या इक्विटी या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो इस रेंज का यूज करके कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यह जोन जो है वो बाय या सेल के लिए ना यूज करें, क्योंकि यह इतना परफेक्ट काम नहीं करता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक जरूर लेवल का यूज कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम लेके। अगर मार्केट कभी ओवरबॉट हो जाता है तो उस कंडीशंस में आप पुट के लिए ट्राई करें, लेकिन आप यह जरूर ध्यान रखें कि जब आरएसआई 60 के आसपास आए तो उस कंडीशंस में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि 60 के आसपास आके वह मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो वहां से क्या होगा कि अगर यहाँ पे सपोर्ट इसको बनाया और ब्रेक नहीं किया तो फिर से प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। तो कभी भी आप अगर 80 के रेंज में
यानी कि ओवरबॉट जोन में अगर आप पोजीशन को सेल किए हैं या पुट बाय किए हैं तो हमेशा RSI 60 के रेंज का ध्यान रखें। यहां पे आए तो आप या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें या तो आप अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको सपोर्ट बना के और फिर से प्राइस रिवर्स हो जाए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे साइड आता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा वो 40 रहेगा, और अगर उसको ब्रेक कर देगा तो फिर आपको 30-25 के आसपास दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि जो ओल्ड RSI था, ओल्ड RSI में ओवरबॉट जोन 70 होता था और ओवरसोल्ड जोन 30 होता था, लेकिन मॉडिफाइड RSI में ओवरबॉट जोन 80 हो गया और ओवरसोल्ड जोन 20 हो गया। अब आप बहुत सारे लोगों की यह क्वेरी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि 20 नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप 25 ले लीजिए या 20। अगर RSI 25 और 20 के बीच में भी आता है तो वहां पे आप उसको ओवरसोल्ड जोन मान सकते हैं। एग्जैक्ट आपको यह वेट नहीं करना है कि वह 20 को टच करे, जरूरी नहीं है कि वह 20 को टच करे। अगर वह 30 के नीचे आ जाता है तो वह एक प्रकार से ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको मान लीजिए 20 और 25, यानी कि इस रेंज में भी कभी अगर प्राइस आता है तो इसे भी आप ओवरसोल्ड जोन ही कंसीडर करें और यहां से आप बाय की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूं वो 80 आपका ओवरबॉट जोन और 20 आपका ओवरसोल्ड जोन, इस डेटा का यूज करके आप ट्रेड करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ा, ओल्ड RSI और मॉडिफाइड RSI। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है, ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये 14 डेज टाइम को लिया गया है। आप देखेंगे RSI लेंथ यहाँ पे 14 डेज लिया गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड और ट्रेडिंग के लिए अभी टाइम फ्रेम यूज किया जा रहा है वह 14 डेज ही यूज किया जा रहा है। 14 डेज का आप एवरेज निकाल लेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह मॉडिफाइड RSI समझ में आ गया हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो लोग बोल सकते हैं। अगर किसी को ओवर मॉडिफाइड RSI में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने ना अभी पिछले दिनों में कुछ चेक किया है, जैसे ना ओवरसोल्ड वाला तो ठीक है, पर जो 25 और 30 के बीच में है ना RSI आके सबसे ज्यादा घूमता है। हाँ तो बिल्कुल सर, ये एक जो रेंज होती है ना 25, एक्चुअली क्या होता था पहले, जैसे 30 ओवरसोल्ड जोन मानते थे, जो ओल्ड RSI था उसमें 30 मानते थे। तो लोग क्या करते थे 30 और 35 के बीच में आए ना तो वहीं से वो खरीदारी करना चालू कर देते थे। लेकिन अब जो RSI माना गया ओवरसोल्ड जोन वो 20 माना गया है। तो आप 25 के रेंज में अगर 25 के आसपास भी आता है तो भी आप उसे ओवरसोल्ड जोन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जी 5, जी। हाँ 5 पॉइंट का आप वो फ्लक्चुएशंस रख सकते हैं। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि वो टच करे। अगर वो टच करता है तो फिर उसको ब्रेक करने के चांसेस हो जाते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़े दिन उसके नीचे भी सस्टेन करे। कई बार 20 को ब्रेक करके भी 15 के आसपास आ जाता है, 10 के आसपास आ जाता है। तो अगर वो 25 से रिवर्सल ले रहा है इसका मतलब आपके लिए अच्छा है। तो सर इसमें अगर हम एंट्री तो इससे ले सकते हैं, पर अपने को जो SL वगैरह लगाना है वो तो चार्ट से लगाना है ना? हाँ चार्ट से लगाना है सर। ये केवल एक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से अब ये रिवर्स हो सकता है। और ये जो RSI बेस जी जी। होता है, RSI बेस में हमने देखा है कि बड़े टारगेट नहीं निकलते हैं, इसमें छोटा ही टारगेट। जैसे देखिए क्या होगा कि अगर ये 20 से रिवर्स मारता है ना तो 40 के आसपास जाएगा तो ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट काम करने लगेगा, है ना। तो जी जी जी। ये क्या होगा कि 40 जाते तक में इंट्राडे ट्रेडिंग में मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट आपका मूवमेंट निकलेगा ऑप्शंस में, है ना। जी तो जी। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को इसके आसपास आए तो या तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें या बाइंग प्राइस को स्टॉप लॉस बना लें, क्योंकि इसको सपोर्ट मानेगा, रेजिस्टेंस मानेगा, और रेजिस्टेंस मान के यहाँ से रिवर्सल आ सकता है फिर से। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो अच्छा है, और नहीं जाता तो आप कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि फिर से वो नीचे आएगा और SL हिट कर देगा। या तो आप पार्शियली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, 4 लॉट है तो 2 लॉट बुक कर लीजिए, और 2 का ऊपर साइड के लिए वेट कर लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि अगर वो एक बार 20 आता है तो फिर वो 75-80 तक जाता ही है। जी सर।
है ना, ऐसा मैक्सिमम टाइम देखा गया है। लेकिन कई बार होता है कि एक रेंज में कंसोलिडेट, जैसे ये आप देखिए लगभग यहाँ पे ये 20 RSI आया था आपका 28 फरवरी को, 28 फरवरी को 20 आया, और यह लगभग 80 कब गया आप देखेंगे यहाँ पे लगभग मार्च में, यानी 1 मार्च को गया, यानी तीसरे दिन आप देखेंगे 28 और 29 1, यानी तीसरे दिन यहाँ 80 के आसपास गया। तो ये जरूरी नहीं है जी कि जी सर। आपको इसका रिएक्शन तुरंत मिले, तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान दे सकते हैं। जी सर। किसी को कुछ और नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, जैसे ओल्ड RSI हो गया, मॉडिफाइड RSI हो गया, उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो हमने आज आपको ओल्ड RSI बताया, मॉडिफाइड RSI बताया, आप देखेंगे कि जो ओल्ड RSI था, हम्म। आप देखेंगे ओल्ड जो RSI है, ओल्ड RSI का आप देखेंगे कि कोई भी यूज नहीं है लगभग। जो मॉडिफाइड RSI है इसमें केवल दो ही यूज है, एक ओवरबॉट जोन और एक ओवरसोल्ड जोन, हम दो के लिए यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हम इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि डेली मार्केट ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो। अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में मार्केट नहीं भी है, तो उस कंडीशंस में हमें ट्रेड का कैसे मौका मिलेगा, तो वो हम पढ़ेंगे आपका एडवांस RSI में। एडवांस RSI होता है जिसमें हम यह जानेंगे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज हमने 2 RSI पढ़ा है। आज इसी में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि उसको हम कल कवर करेंगे। अगर हम उसको सिंगल डे के लिए रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे कि किस तरह से हम एडवांस RSI का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको हम एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे जो लोग होल्डिंग करते हैं, बहुत सारे लोग होल्डिंग करते हैं, तो होल्डिंग के लिए RSI कैसे काम करता है, इस चीज को यहाँ पे हम समझेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लगभग टाइम फ्रेम, यह हमने क्या कौन सा शेयर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री। आप देखेंगे हमने रिलायंस इंडस्ट्री शेयर लिया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू होता है, तो उस कंडीशंस में हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम को लेते हैं। यहाँ पे हम 1 ईयर कंसीडर करेंगे टाइम फ्रेम, और जो ये आपका RSI हो, यहाँ पे ये टाइम होगा ऊपर, हम 1 डे का रखेंगे, यानी कि कैंडल 1 डे, और टोटल जो लेंथ रखेंगे 1 ईयर की रखेंगे। अब आप देखेंगे कि 1 ईयर का यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लेके RSI को हम वॉच कर रहे हैं। आप यहाँ पे इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस टाइम में लगभग आप यहाँ पे यहाँ पे 19 मार्च 2020 में अगर आप देखें तो RSI यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो 17-18 रिलायंस इंडस्ट्री का RSI हो गया था। और उस कंडीशंस में जो रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस था, वो आप देखेंगे 793 के आसपास आ गया था। यहाँ पे आप देखेंगे 793, यानी कि आप 800 ही मान लीजिए कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 800 के आसपास आ गया था। और उस टाइम में यह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या हो गया था, ओवरसोल्ड जोन में रिलायंस इंडस्ट्री आ गया था। तो दोस्तों, ओवरसोल्ड में आ गया था, यानी कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे मार्च के बाद आप देखेंगे कि यह जो RSI है वह 80 का हाई लगाया। कि कब लगाया, आप देखेंगे जुलाई, यानी कि 20 जुलाई के आसपास या 27 जुलाई के आसपास इसका RSI 80 हुआ। उस कंडीशंस में जो इसके शेयर का भाव है, आप देखेंगे 1966 रुपए हो गया। यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो लगभग ये जो ड्यूरेशन आपका यहाँ पे आ रहा है, मार्च और जुलाई, यानी कि 4 से 5 महीने के बाद आप देखेंगे तो 800 रुपए का जो शेयर का प्राइस था वह बढ़ के 1950 रुपए हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यह शेयर ओवरबॉट जोन में आ गया। आप देखेंगे यह शेयर ओवरबॉट जोन में आया, यानी कि अब हमें क्या करना था, यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी थी, हमें वेट करना था। और आप देखेंगे कि इस रेंज में शेयर आने के बाद ये थोड़ा सा हाई लगाया, और हाई लगाया लगभग 2126 गया। उसके बाद आप ओवरसोल्ड जोन में था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आना चालू हुआ, और लगभग 2100 के आसपास से इसके प्राइस में करेक्शन आया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 1646 रुपए आ गया। यानी कि 300 से 400 अंक का यहाँ पे आपको बड़ा गिरावट देखने को मिला। फिर आप देखेंगे कि यह जो RSI है,
इसका आरएसआई आप देखें लगभग 22 के आसपास फिर से आ गया, 23 के आसपास, यानी कि फिर से यह ओवरसोल्ड जोन में आया। और आप देखेंगे कि अगर आप इस लेवल पे निवेश किए होते, यह एक बेस प्राइस 1600-1700 के रेंज में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक आपको बड़ा यहाँ पे उछाल देखने को मिला और लगभग इसका प्राइस 2500 रुपए के आसपास गया। इसी तरह से आप लेटेस्ट अभी देख लीजिए, लेटेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 25 अक्टूबर 2023 को रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर का प्राइस आरएसआई है लगभग 25 के आसपास आया था। और उस टाइम पे जो इसका प्राइस है, आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे, ये प्राइस 2200 कुछ रुपए के आसपास आ गया था, मान लीजिए 2215-20 रुपए के आसपास आया था। यानी कि क्या हुआ था, यह ओवरसोल्ड जोन में आया था। और अभी आप देखेंगे कि इसके जो शेयर का प्राइस है वह लगभग 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिला। तो यानी कि आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो उस कंडीशंस में आप ये देख लें कि कहीं वो शेयर ओवरबॉट तो नहीं है, क्योंकि ओवरबॉट में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको करेक्शन आता है तो जो आपका प्रॉफिट का चांस रहता है वो वहां पे मिस हो जाता है। तो अगर आप ओवरसोल्ड जोन में, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी कंपनी को ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के लिए यूज करना है। कई सारे ऐसे शेयर होते हैं, थर्ड क्वालिटी के शेयर होते हैं, कि वह कितना भी ओवरसोल्ड हो जाए उसमें रिकवरी नहीं आती है, क्योंकि उन शेयर की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वह डाउन साइड में ही जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी को रखना है, और ब्लू चिप कंपनी में कभी भी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन आए तो आप यह इंडिकेटर लगा के वहां पे बाय की पोजीशंस क्रिएट करेंगे, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूं कि 1 महीने 15 दिन हो सकता है कि आपका शेयर एक रेंज में ही कंसोलिडेट करे, आपके बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा वह नीचे नहीं जाएगा। अगर आप आरएसआई 20 के आसपास से ले रहे हैं, एक रेंज में थोड़े दिन मूवमेंट करेगा, वहीं पे आपका घूमता रहेगा, लेकिन बाद में आपको वहां पे बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस जो आरएसआई इंडिकेटर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप सभी से मेरी यह भी सलाह रहेगी कि आप लोग केवल ऑप्शंस ट्रेडिंग पे ही पूरा पैसा नहीं लगाइए, आप इन्वेस्टमेंट भी करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके वेल्थ को क्रिएट करता है, बढ़ाता है। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपका 10 दिन का कमाया हुआ पैसा आपकी गलती, क्योंकि क्या होता है हमें लगता है कि हमने गलती कर दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है कि वो जो 10 दिन में पैसा कमाते हैं वो एक दिन में गंवा देते हैं। कई बार हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कुछ ना कुछ हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि हमने गलती किया, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो हमारा नुकसान होता है। तो आप केवल 20% कैपिटल, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप वहां पे ध्यान दीजिए कि 1 से 2 लाख रुपए आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस में रखिए, और बाकी का कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करिए, और जो डिलीवरी स्टॉक खरीदिए, अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें निवेश करिए, क्योंकि उसमें आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छे स्टॉक जो होते हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलते हैं, नुकसान के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि केवल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको डिलीवरी के लिए भी रखना है। आपको 20% कैपिटल ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रखना है, और सीखने के हिसाब से आप 10-20 हजार रुपए का कैपिटल यूज करें, लेकिन अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा कैपिटल आप बड़ा ही रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है, 1-1.5 मिनट का समय आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एडवांस आरएसआई, और उसका यूज समझेंगे कि हम उसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। सर शॉर्ट टर्म के लिए अपने को करना हो उसके लिए भी आरएसआई को कैसे यूज करें फिर वन डे में ही? सर नहीं, यहाँ पे अगर जैसे शॉर्ट टर्म करना है ना सर, तो आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम, ये जैसे हमने यहाँ पे 1 ईयर का लिया था, आप यहाँ पे 1 मंथ का ले लीजिए, है ना, यहाँ पे 1 मंथ का ले लीजिए। तो अभी देखिए कि उधर हम जब देख रहे थे तो अक्टूबर में रिलायंस का दिखा रहा था ओवरसोल्ड जोन। अभी 1 मंथ में आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये कब दिखा रहा है, लगभग 24 फरवरी को। और 24 फरवरी को आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो कितना आया था, 2900 के आसपास आया था। तो यहाँ से अगर आप खरीद लिए तो अब आप देखिए कि 24 फरवरी और आज की डेट में आप देखेंगे तो इसका जो हाई लगाया वह कितना लगा दिया, 3022 के आसपास का हाई लगा दिया। यानी कि आज आप देखेंगे कि लगभग 6-7 वर्किंग डेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट देखने को मिल गया। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, हम छोटा ही प्रॉफिट बना सकते हैं, है ना, 5%, 7% ऐसे ही प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हम 1 मंथ का, जैसे हमारा जो व्यू है कि हम 1 मंथ के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम ले लें। अगर हमारा लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म वहाँ पे हम लंबे टाइम फ्रेम को लें, तो वहाँ पे हमें ज्यादा सॉलिड वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा।